हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी, लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो आज हमारे नई प्लेलिस्ट जो है NIOS की प्लेलिस्ट, उसका फर्स्ट डे है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम इस प्लेलिस्ट में हमने जैसे डिस्कस करने के लिए डिसाइड किया था कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर हम उठाने वाले हैं वो है साइंस। ऐसा क्यों है कि मैं साइंस एंड टेक का ही पेपर उठा रही हूँ? बिकॉज सबसे पहला एग्जाम हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, तो इसलिए हम सबसे पहले जिस सब्जेक्ट को डीपली पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर हम एक प्रीवियस पेपर उठाएंगे, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर कॉन्सेप्ट कोई ऐसा आता है जो बहुत ही टफ है या बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही ज़्यादा समझने में दिक्कत भी होती है बच्चों को, तो हम उसे प्रॉपरली भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की सीरीज़ में हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। आज की सीरीज़ में मैंने एक प्रीवियस ईयर पेपर लिया हुआ है जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 212 कोड का सेट नंबर ए। ठीक है, अगर आपके पास ये पेपर अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस PDF का लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वॉच आउट कर सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस प्लेलिस्ट में आने वाले बेहतरीन से बेहतरीन और आगे के वीडियोस मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इस वीडियो में हम आज सबसे पहले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो है MCQ टाइप के क्वेश्चंस। MCQ टाइप के क्वेश्चंस जो NIOS के सबसे पहला पार्ट कवर करते हैं, इसी वजह से हम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखने में तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस लगते हैं, बहुत ईजी लगते हैं हमें, लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन ही हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो ब्रेन का पार्ट नहीं कंसीडर किया जाता है? तो इसे समझने के लिए तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रेन का पार्ट कौन कौन है। तो अगर मैं ब्रेन की बात करूं, सपोज करो मैंने ऐसे करके कोई स्ट्रक्चर बनाया, इतनी अच्छी ड्राइंग हमें अभी नहीं समझनी है। तो ब्रेन इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, हमने पढ़ा है। फर्स्ट पोर्शन जो होता है फोर ब्रेन, यानी फर्स्ट ब्रेन, पहला ब्रेन आगे का, फोर मीन्स आगे का, फोर ब्रेन जो होता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रम। क्या कहते हैं? सेरिब्रम। मिड ब्रेन जो हमारा होता है, बीच का ब्रेन, उसे हम कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम। एंड द थर्ड ब्रेन जो हमारा स्मॉल ब्रेन होता है या हाइंड ब्रेन होता है, पीछे हाइंड ब्रेन, उसे हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, यानी उसका नेम होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो हमें समझ में आया हमारा ब्रेन तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है और उन 3 पार्ट्स के नेम है सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। तो इस तरह से हमारा ये 4th ऑप्शन कुछ जमा नहीं, हमें समझ नहीं आया कि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ क्यों दिया हुआ है। तो हमें समझ में आ गया अच्छी तरीके से कि हमारे पास ये 3 पार्ट्स के नेम है, पर ये ऑड वन आउट है, ये तो होता ही नहीं है ना ब्रेन का पार्ट। तो हम इसे करेंगे टिक कि ये जो पोर्शन है ये है हमारा आंसर, यानी स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन बिकॉज ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, वन इज सेरिब्रम, वन इज सेरिबेलम एंड थर्ड इज मेडुला ऑब्लंगाटा। लॉन्ग आंसर्स में जब इसी क्वेश्चन को ब्रीफली डिस्क्राइब करने के लिए आएगा तो हम इसके पार्ट्स एंड फंक्शंस अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि अगर हमें ये 3 नेम्स पता है तो हम तुरंत 1 सेकेंड के अंदर इसका ऑड वन आउट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ SI यूनिट। बेस ऑफ SI यूनिट का क्या मतलब हुआ? बेस ऑफ SI यूनिट का ये मतलब हुआ कि वो SI यूनिट फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करेगा क्योंकि वो खुद एक SI यूनिट है। तो यानी ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछ रहा है ऐसी कौन सा यहाँ पर कौन है जो SI यूनिट है, यानी वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें या तो पता हो कि ये फंडामेंटल यूनिट्स है, और वो कैसे पता चलेगा? अगर हमें पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं 7, दे आर 7। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। पहली होती है लेंथ, क्योंकि लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते किसी फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। दूसरा होता है मास, तीसरा होता है हमारे पास टाइम, चौथा होता है हमारे पास टेम्परेचर, 5वां होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, 6th होता है हमारे पास लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि लाइट की इंटेंसिटी,
और 7th होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, उससे रिलेटेड बहुत सारे वेरिएशंस आपको मिलेंगे। मास की यूनिट होती है किलोग्राम या ग्राम। टाइम की यूनिट होती है आर, मिनट या सेकेंड। टेम्परेचर की यूनिट होती है हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला, ये ऑप्शन में भी आपको दिया हुआ है कैंडेला। एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। तो चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट है यहाँ पर। केल्विन, सबसे पहले केल्विन, तो चलिए बताइए केल्विन किसकी यूनिट थी, अभी हमने डिस्कस किया। केल्विन हमारी टेम्परेचर की यूनिट थी, यानी ये फंडामेंटल यूनिट है। क्या मैं इसे क्रॉस कर सकती हूँ? तो मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकती। अब आता है एम्पियर, तो एम्पियर तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। कैंडेला को तो अभी हमने डिस्कस किया। तो मेरे पास लास्ट एक यूनिट बची न्यूटन। ये हमारा आंसर तो हो गया, पर हमें एक बात और समझनी है, ये आंसर तो है पर ये यूनिट किसकी है? ये है फोर्स की यूनिट, और फोर्स को तो हम फॉर्मूले से लिख सकते हैं ना। तो फोर्स को हम फॉर्मूले से लिखते हैं और फोर्स को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं इसकी यूनिट को। तो इसलिए फोर्स इज एन एसआई यूनिट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है बाय यूजिंग द सुटेबल एसआई प्रीफिक्स। फिर से हमें फिजिक्स का एक क्वेश्चन मिला है कि हमें एसआई प्रीफिक्स को यूज करते हुए बताना है कि जो हमें दिया हुआ है ना, ये 5 × 10⁻⁻18 मीटर, इसे हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स यानी कि ये पीछे के, जैसे हम ये माइनस की पार्स हटाते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? FM, AM, NM, EM, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए जल्दी से देख लेते हैं। FM यानी फर्मी को हम यूज करते हैं 10⁻⁻15 के लिए, ठीक है। नैनोमीटर को हम यूज करते हैं 10⁻⁹ के लिए, और EM हमारे लिए बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, जो कि अभी हम यहाँ पर यूज नहीं करने वाले हैं। AM को हम यूज करते हैं 10⁻⁻18 के लिए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें हमें किसको बताना है? 10⁻⁻18 को हमें बताना है। तो इसलिए हमारा ये वाला नहीं है, हमारा नैनोमीटर भी नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा C यानी कि AM। अगर आपको ये माइनस की पावर्स नहीं पता है तो मैं इनका चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, आप उसे जाकर वॉच आउट कर सकते हैं। आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है, अ बॉडी फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 मीटर। एक बॉडी है जो 100 मीटर की हाइट से गिराई जा रही है। तो आफ्टर इट हैज़ फॉलन अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर, जब वो 75 मीटर के डिस्टेंस से गिर जाए, मतलब 75 डिस्टेंस तक आ जाए, तो वो क्या पोजेस करेगी, यानी किस टाइप की एनर्जी उसके अंदर होगी, ये हमें डिस्कस करना है। तो चलिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो है काइनेटिक एनर्जी का, इसके लिए हमें चाहिए फिगर। तो हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ आउट करेंगे। सपोज करिए ये हमारी हाइट है, ठीक है। तो हमें हाइट कितनी दी थी? हमें दी थी हाइट 100 मीटर। हमें बस एक कॉन्सेप्ट समझना है, ये ना बड़े बड़े न्यूमेरिकल में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 100 है, अब मैं इसको थोड़ा सा बदलना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ठीक है। यानी मैंने मान लिया ये वाली डिस्टेंस 25 है, ये वाली डिस्टेंस 50 है, ये 75 है, और लास्ट में ये 100 है। चलिए ठीक है, तो हमें कहाँ तक जाना था? हमें जाना था 75 तक। तो चलिए हमें 75 के पास बताना है। तो हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे? हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब यहाँ 100 मीटर पर हमारी बॉडी थी, ध्यान से समझिए, हमारी बॉडी 100 मीटर पर थी। तो जब 100 मीटर पर हमारी बॉडी थी, तो इस 100 मीटर पर हमारी बॉडी के पास क्या था? हमारी बॉडी चल रही थी? नहीं, दैट पर्टिकुलर बॉडी वॉज नॉट वर्किंग। वो चल नहीं रही थी, चलने की वजह से वो मोशन में नहीं थी। अगर वो मोशन में नहीं थी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ सकती है क्या? देखिए दो फॉर्मूले हमेशा याद रखिए। काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी, वो होती है हाफ
mv²। सारा फंडा इस पर ही डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। चलिए बताइए, जब ये बॉडी 100 मीटर पर है तो इसके पास हाइट है, बिल्कुल, पर इसके पास वेलोसिटी है, नहीं। तो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी 100% और हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी 0, है ही नहीं। परसेंट में इसलिए लिख रही हूँ ताकि थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। अब आता है 75। यहाँ पर हाइट तो है, हाइट ज़्यादा है, पर वेलोसिटी अभी थोड़ी सी बनी है, थोड़ा सा स्टार्ट किया है उसने मूव करना, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 75%। और इसका जो 25% कम हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि कन्वर्जन में हमेशा हमने पढ़ा है एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, कभी बनती नहीं है। ये बनी नहीं है और ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, इसने खुद को कन्वर्ट करके काइनेटिक एनर्जी में बदला। तो जब इसने थोड़ा सा पार्ट ही हटाया अपना, तो उसको थोड़ा सा ही तो पार्ट मिला ना, तो ज़्यादा कौन हुआ। देखिए ये हमारे पॉइंट्स हट गए। हमने देख लिया 75 मीटर की हाइट पर काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है, ठीक है। तो ये दोनों तो कहीं से हमारे आंसर बनते ही नहीं है। बताइए कौन ज़्यादा है। चलिए पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो हमारा आंसर हो गया पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है। हमारा आंसर हो गया आंसर नंबर सी, ठीक है। लेकिन अभी सी में मैं आगे भी बढ़ूंगी। तो पोटेंशियल एनर्जी 50 पर 50%, और जितना ये कम हो गई यानी हाफ हो गई, वो कहाँ गया, काइनेटिक एनर्जी में। जब 25 पर आए तो उल्टा हो गया। अगर 75 की जगह आपसे 25 मीटर पूछ देता तो ये ऑप्शन सही होता। अगर आपसे 100 डिस्टेंस पूछता तो केवल पोटेंशियल, यानी 100 पर था, केवल पोटेंशियल थी। 75 पर आया, पोटेंशियल ज़्यादा, काइनेटिक कम है। 50 पर आया, दोनों बराबर है। 25 पर आया, पोटेंशियल कम, काइनेटिक ज़्यादा है। और 0 मीटर पर आया तो काइनेटिक सबसे ज़्यादा 100%, ओनली काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट, पोटेंशियल इज 0। तो हम समझ गए हमने इस पूरे फिगर को कैसे पढ़ा। हमने स्टार्टिंग से एंड तक देखा, सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं हमें। अगर हाइट है ज़्यादा, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ होगी, जहाँ पर हमारी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अभी तो वेलोसिटी थी ही नहीं ना, स्टार्टिंग में वो चल ही नहीं रहा था, वो तो 0 पर था। तो हमारे पास कौन था, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। धीरे धीरे हमने ग्राफ पढ़ा, हम अच्छे से समझ गए कि हमें कहाँ पर क्या लगाना है। अब मैं इस ऑप्शन का भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसे किसके लिए यूज़ करूँगी, 25 मीटर के लिए। क्लियर है ये। इस क्वेश्चन को क्यों मैंने इतना डिस्क्राइब किया, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में भी पूछा जाता है। जब न्यूमेरिकल में आए तो हमें सारे पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया है। बाकी अगर ये न्यूमेरिकल में भी आता है तो हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है what is the minimum resistance which can be made by using 5 resistor of 10 ohm। पूरे क्वेश्चन में हमें दो चीज़ों से मतलब है। पहला, हमारे पास रेजिस्टर कितने हैं, 5, और कितने ओम के हैं, 10 ओम के। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए कॉम्बिनेशन हमारे पास दो ही हो सकता है, या तो सीरीज होगा या पैरेलल होगा। हमने तो यही पढ़ा है, सीरीज होगा या फिर पैरेलल होगा। तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में 5 रेजिस्टर जब कंबाइन होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे मिलती है हमें मिलती है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। तो हम अगर इसे कंबाइन करें तो हमें मिलेगा 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी 50 हो। ठीक है, अभी हम कुछ भी नहीं कहेंगे, अभी हमने ये सीरीज का निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट है पैरेलल। अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में हमारा सेम है, बट 1/R1 फॉर्मूला लगता है। ठीक है, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, यानी 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 एंड प्लस 1/10। कुछ इस तरह से हमारी सीरीज बनी। तो ये हो गई 5/10, यानी 1/2।
ठीक है। 1/r है 1/2, ये r नहीं है, तो हमारा r कितना हो जाएगा पैरेलल का, हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन निकाले। अब हमें ये बताइए कि 5 ओम ज़्यादा है, 50 ओम ज़्यादा है या फिर 2 ओम ज़्यादा है। तो 50 ओम ज़्यादा है और हमें यहाँ मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 ओम। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस हमने देखा, हमें ज़्यादा किससे मिल रहा है, सीरीज से। हमेशा सीरीज से ज़्यादा ही मिलेगा बिकॉज ऐड ऑन हो रहा होता है, पैरेलल से हमारा रिड्यूस हो रहा होता है। तो हम सिंपल भी ये लगा सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही हमेशा मिनिमम होता है। जब मिनिमम करने को बोले तो पैरेलल, मैक्सिमम करने को बोले तो सीरीज। मैक्सिमम के लिए हम सारे बल्ब सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल कब जोड़ेंगे, जब हमें मिनिमम चाहिए होगा। क्लियर है ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 6th क्वेश्चन है, इन द गिवन वेव, यानी हमें यहाँ पर एक वेव दी हुई है, हमें इस वेव में क्या बताना है, वेवलेंथ किसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए इस वेव को सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं, ये क्या है। तो देखिए जो वेव में ये उभरा हुआ पार्ट होता है, इस उभरे हुए पार्ट को हम कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो नीचे का पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है, तो एक होता है क्रेस्ट, एक होता है ट्रफ। अब वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की दूरी होती है। या तो हम हमारे पास कितने क्रेस्ट हैं, 2, फर्स्ट वाला ये है और सेकेंड वाला ये है जो ऊपर की तरफ उभरे होते हैं। तो इन दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी है ना, इसे हम वेवलेंथ यानी लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ को किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा से। तो हमें पता चल गया लैम्डा यानी वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रेस्ट की दूरी या दो ट्रफ की। दो ट्रफ की दूरी हो सकती थी DE, पर हमारे पास ट्रफ नहीं दिया है। नेक्स्ट हमारे पास तो इतना ही वेरी डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर CE यानी CE जो है वो हमारा लैम्डा है। ऑप्शन में देखते हैं CE कहाँ पर दिया है। ऑप्शन में हमें AB दिया है, AB लैम्डा हो सकता है, नहीं। BD लैम्डा हो सकता है, नहीं। AE ये लैम्डा है, बिल्कुल भी नहीं। लैम्डा है हमारा CE, यानी कि हमारा C ऑप्शन करेक्ट है। इट इज इक्वल टू लैम्डा यानी वेवलेंथ। करेक्ट है, हमें समझ आ गया है, इट इज लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन में कहता है, हामिद इज एंजॉइंग अ राइड। हामिद एक राइड एंजॉय कर रहा है, कौन से झूले पर, मैरीगो राउंड पर। मैरीगो राउंड जो सर्कुलर ऐसे मूव करता है ना, बड़ा सा, जिसे हम जायंट व्हील भी कहते हैं। मैरीगो राउंड इज दैट पर्टिकुलर व्हील। तो अब विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से मूव कर रहा है, 8 मीटर प्रति सेकेंड से। यानी कि हमें ये बताना है अगर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इनमें से कौन सी बात उसके लिए सही है। वो रेस्ट में है, वो विदाउट एक्सेलरेशन मूव कर रहा है, वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस झूले की बात करूँ तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, टाइम और स्पीड यानी वेलोसिटी लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, चलो मैंने देखा वो कह रहा है कि अगर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड या मिनट, जो भी स्पीड दे रहा है, सेकेंड दे रहा है ना, तो हमने माना कि वो इस तरह से मूव कर रहा है। पहली बार में उसकी वेलोसिटी 8, ये देखिए जैसे यहाँ पर 1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 8। दूसरे सेकेंड में भी इसकी वेलोसिटी 8 ही है, तीसरे में भी 8 है और चौथे में भी 8 है और आगे भी 8 ही रहेगी। तो सीधा मूव कर रहा है। तो ज़रा बताइए इसमें स्लोप कितना हुआ, इसका स्लोप हो गया 0। और हम जानते हैं कि स्लोप इज द एक्सेलरेशन। देखिए अगर हमारी वेलोसिटी बढ़ या घट रही होती तो हमारे पास कुछ एंगल होता, और ये जो एंगल होता, देखिए हमारी वेलोसिटी अगर बढ़ या घट रही होती तो हमारे पास क्या होता, एक एंगल होता, और ये जो एंगल होता ये क्या होता, ये एंगल होता थीटा। ठीक है, तो हमारा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन बनता ना इसमें स्लोप पे, वेलोसिटी अपॉन टाइम निकालते, तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन मिल रहा है 0 बिकॉज स्लोप। अगर आप ग्राफ से पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा है कि हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, यहाँ पे स्लोप नहीं है, ये सीधा है, कोई एंगल नहीं है, तो ये 0 है। स्लोप 0 यानी कि एक्सेलरेशन 0। अगर आपको ये नहीं समझ आता है तो आप फॉर्मूले में आ जाइए।
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डिफरेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी पहले भी 8 थी, अभी भी 8 है क्योंकि कांस्टेंट है, तो 8 - 8 इज 0। टाइम कुछ भी हो, हमारा एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। तो यानी हर तरह से हमें आंसर मिल रहा है दैट इट इज मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, उसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है। अंडरस्टूड। तो हमें ये क्वेश्चन भी अब समझ में आ गया, हम किस तरह से निकालेंगे, आप ग्राफ से समझ सकते हैं, ग्राफ से समझिए, फॉर्मूले से समझ सकते हैं, फॉर्मूले से समझिए। ओवरऑल कॉन्सेप्ट याद रखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए हमारा जो भी इसका मूवमेंट है वो विदाउट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हमें ये 4 रिएक्शंस दी हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है और कौन सी नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन में तो मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ, पर हमेशा हर जगह उसे फॉलो नहीं करना है। कहाँ फॉलो करेंगे ये भी हम देखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की 4 रिएक्शंस को देखिए, फर्स्ट रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन जो है उसमें यहाँ पर हीट नहीं लिखा है, पर हमारी सेकेंड और फोर्थ रिएक्शन में लिखा है हीट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इन दोनों रिएक्शंस को होने के लिए हमने क्या दिया, हमने हीट दिया। और हम जब हीट देते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होती है क्या, नहीं। हमने जब रिएक्शंस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि दोज रिएक्शंस, वो रिएक्शन जो एब्जॉर्प्शन करती हैं किसका, हीट का, जिनमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है, हीट ली जाती है, वो एंडोथर्मिक होती हैं, और जिनमें हीट दी जाती है, बाहर निकलती है, वो एक्सोथर्मिक होती हैं। यानी जब रिएक्शन होने के बाद हीट दे तो एक्सो, जब रिएक्शन होने के लिए हीट ले तो एंडो। तो ये दोनों हीट ले रही हैं तो ये दोनों क्या हो गई, ये दोनों तो हो गई एंडो। और जब ये दोनों एंडो है तो 2 एक्सो रिएक्शंस कौन सी मिली हमें, हमें 2 एक्सो रिएक्शंस मिली, फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली। तो हमारा ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, यानी कि सी ऑप्शन। यानी हमने कितने आसानी से फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया, हीट ले रही है तो एंडो है, बची हुई दोनों एक्सो है। पर अगर किसी रिएक्शन में ये एरोज नहीं दिए तो कैसे पहचानेंगे, तो ज़रा देखते हैं। जो हमारी सेकेंड और थर्ड रिएक्शन है इसके पास एक रिएक्टेंट है, यानी कि ये रिएक्शन टूट रही है, और जो भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है वो टूट कर अदर प्रोडक्ट्स बनाता है, यानी डिसोशिएशन। तो डिसोशिएट होने के लिए, टूटने के लिए हमेशा कुछ आउटपुट, यानी पहले से कोई प्रेशर चाहिए, यानी हीट चाहिए, तो इन्हें हीट चाहिए, तो ये एंडो है। डिसोशिएशन की मिले तो एंडो हो जाएंगे बिकॉज उन्हें हीट चाहिए। अगर हमें ये मिल रही है, जैसे इसी रिएक्शन में हमें आउटपुट कंबाइन होकर मिल रहा है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। ठीक है, तो आपको डिसोशिएशन वाली को तो अलग कर देना है सबसे पहले। बाकी रिएक्शंस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सो है, कौन सी एंडो है। जैसे मीथेन का जलना, ये कंबशन है, तो जब मीथेन जलता है तो हमें बहुत भारी मात्रा में गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्लोजन। अब मीथेन गैस बर्न होता है, कोयला बर्न होता है, तो हमें हीट मिलती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये एक्सोथर्मिक है। क्लियर है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो हम सिंपल ट्रिक लगा करके इसे एक्सो और एंडो में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स। जिस खाने में तेल या फैट होता है, ऑयल या फैट होता है, उस खाने को बहुत देर तक, बहुत लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए हम किस गैस का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब हमने कोरोजन और रैंसिडिटी पढ़ा था। रैंसिडिटी का मतलब होता है ऑयल से फाउल स्मेल, गंदे तरीके की स्मेल आने लगती है, यानी कि वो खराब हो जाता है। तो वो खराब जब होता है यानी रैंसिड हो जाता है, तो रैंसिड होने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमने पढ़ा था ऑक्सीजन। जब ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो रिएक्शन करता है और रैंसिड हो जाता है। जैसे कोरोजन में आयरन जो था वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता था तो वो जंग लग जाती है आयरन में ऑक्सीजन की वजह से। उसी तरह से ऑक्सीजन की वजह से ऑयल जो होता है वो रैंसिड यानी खराब हो जाता है, उसमें से खराब स्मेल आने लगती है। तो जिसकी वजह से ऑयल खराब हो रहा है, ऑयल इज गेटिंग रैंसिडेटेड, तो ऑयल जिसकी वजह से खराब हो रहा है वो ही उसको प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऑक्सीजन देंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो उसे कौन सी गैस चाहिए, तो ये इम्पॉर्टेंट यूज़ है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन को हम फूड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं
किस लिए? फैट और ऑयल के प्रोडक्ट्स को स्टोर करने के लिए, वो भी लंबे समय तक। तो इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। आपको नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज में लर्न भी करना है। तो चलिए, अब मैं यहाँ पर सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चंस लेने वाली थी, मैं शॉर्ट आंसर्स बिल्कुल नहीं लेने वाली थी, लेकिन क्योंकि इसके बाद का जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है राइट टू मेन यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे किस तरह से पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। जल्दी से इसके यूजेस को हम देख लेते हैं और आप उनमें से कोई भी यूज़ लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 मेन यूजेस पूछे हैं, हमें अगर बहुत सारे पता होंगे तो हम उनमें से आउट ऑफ 2 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम यूजेस की तरफ। तो नाइट्रोजन के यूजेस की मैं अगर बात करूँ तो नाइट्रोजन जो होती है सबसे पहले तो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है। क्या करने के लिए यूज़ होती है वो मैंने अभी आपको बताया है। फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है फॉर स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स। तो जब हम इंग्लिश में लिखेंगे इसे अच्छे से तो हम लिखेंगे नाइट्रोजन इज यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा, नाइट्रोजन से बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स बनते हैं। जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव इट इज़ यूज्ड, यानी कि फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स, जैसे नाइट्रोजन से TNT, TNB ऐसे बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स बनते हैं। जब हम थर्ड यूज़ के लिए आएंगे तो नाइट्रोजन का यूज़ जो होता है बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी होता है, यानी केमिकल्स को बनाने के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल्स। कौन से केमिकल्स? जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा है हमें नाइट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड्स को ही बनाने के लिए हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के यूजेस में हमने फूड इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए पढ़ा, और यहाँ पर पढ़ा केमिकल्स के लिए। और मेन यूज़ जो हमारी खेती बाड़ी में हम यूज़ करते हैं तो हमारे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ होता है। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन को एज अ फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र बनाने के भी ये काम आता है। तो हमने यहाँ पर कुछ यूजेस नाइट्रोजन के लिखे, ये मेन यूजेस हैं, इनमें से कोई भी 2 हमें उठाकर रखने। अब जैसे ये पेपर जिन्होंने अटेम्प्ट किया उनके लिए क्या था, वो नाइट्रोजन के कौन से 2 यूजेस लिखते, वो कोई भी 2 यूजेस लिखते, पर ये फूड इंडस्ट्री का यूज़ ना लिखते। क्यों? अगर ये फूड इंडस्ट्री यूज़ हम लिखेंगे तो ये तो ऊपर भी दिया था, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हम वही चीज़ कॉपी कर रहे हैं, हमें बहुत सारे आते हैं तो हम कोई भी अदर 2 उठाकर लिख सकते हैं। इस तरह से हम ये क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और 2 मार्क गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किए हैं MCQ टाइप्स क्वेश्चंस, और एक शॉर्ट आंसर को भी उन्हें डिस्कस कर लिया है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट था और साथ ही साथ उसी कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता था। तो अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर्स यानी 2 मार्क क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के तरीके के बारे में। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तब तक के लिए आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, आपको भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की भी लिंक्स मिल जाए और उनकी अपडेट मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस प्लेलिस्ट का ये हमारा पहला वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।